Assalamu alaikum नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अफशार अदनान and we are back with another episode of Nuts and Bolts, and today in the studio we have Junaid Ahmed Qureshi and Daniel Mehman. Assalamu alaikum guys. वालेकुम अस्सलाम। Can we please start with the introductions कि आपका क्या educational background है, why are you students of masters in project management, आपका क्या career path है, आप क्या करते हैं ऑफिस में? I studied from Zabist. Back in 2017, I took admission in BScs. मेरा एम था कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है और एप्स डेवलप करनी है, वेबसाइट डेवलप करनी है. So in 2021, I graduated and I did that. I joined Contour, and after that, I learned a lot of things, and then I wanted to do a master's. Then I selected MSPM for that. So अभी मैंने MSPM में एडमिशन ली हुई है और I'm trying to learn a lot of things here. सो मेरा नाम पूरा नाम दानियल मेमन है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ. मेरी इंटरमीडिएट तक सारी स्टडीज़ वहीं की हैं और एक कॉन्वेंट स्कूल से जिसका नाम सेंट बोनावेंचर्स था. उसके बाद बैक इन 2017 आई मूव्ड हियर इन कराची, जहाँ पे मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की ज़ाबिस से कंप्यूटर साइंस में. उसके बाद मैंने काम किया एक टेक कंपनी में, सफायर कंसल्टिंग सर्विसेज, एज अ क्यूए इंटर्न. उसके बाद मुझे कोर डेटा में एज अ परमानेंट जॉब मिली थी, एसोसिएट एसक्यूए इंजीनियर. उसके बाद एक्चुअली मेरा पूरा ध्यान क्वालिटी एश्योरेंस पे था. उसके बाद मुझे वहाँ से एक्चुअली टेक्निकल इतना एक्सपीरियंस गेन करना है कि मैं टेक्निकल पीएम की साइड जा सकूँ. तो दैट्स व्हाई आई चोज टू डू मास्टर्स हियर इन एमएसपीएम ज़ाबिस. अच्छा, सिंस बोथ ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप दोनों ने एक कोर्स पढ़ा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का. Yes. रिसर्च बेसिकली क्या है लेमन टर्म्स में? अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कभी लाइफ में रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप क्या इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसका क्या बैकग्राउंड होता है रिसर्च का? रिसर्च बेसिकली किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में उसके बारे में नॉलेज, उसकी लिमिटेशंस बताना या उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है या उसका कोई भी इम्पैक्ट जिस चीज़ के बारे में रिसर्च हो रही है, ये डिस्क्राइब कर. जी, बेसिकली रिसर्च ये है कि अब मल्टीपल चीज़ों को हम कह सकते हैं. एक तो अननोन चीज़ों पे हम रिसर्च करते हैं. कोई एक प्रॉब्लम है जो नोन नहीं है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं. ये रिसर्च होती है. एक प्रॉब्लम जो नोन है उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट हम उसको रिफ्यूट कर रहे हैं बेटर सॉल्यूशन से. दैट इज़ ऑल्सो रिसर्च. सो इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं और गोल्स और पर्पसेस हमारे जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. आपके जो भी जॉब, फॉर एग्जांपल आप जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के ऑफिसर हैं, आप डेवलपर हैं जी, जो भी आपका कैरियर है, इसके अंदर रिसर्च का कहीं ताल्लुक आता है? रिसर्च का ताल्लुकात बहुत है, क्योंकि हम आए दिन न्यू लाइब्रेरीज, न्यू चीज़ें, क्योंकि हमारी लाइफ में व्हेन डेवलपिंग थिंग्स वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स. तो डेली हमें न्यू चीज़ें सीखनी है. न्यू चीज़ें हम ऐसे नहीं सीखते. न्यू चीज़ें सीखने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, प्रॉब्लम चाहिए होती है, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढना होता है. टू सीक दैट सॉल्यूशन वी नीड टू रिसर्च. और रिसर्च यहाँ हमें हर जगह काम आती है. हम कोई भी ऐप बनाने जाएं, कोई भी वेबसाइट बनाने जाएं, हम हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें रिसर्च करनी पड़ती है मल्टीपल चीज़ों पे. I personally have done a lot of research because in development we face a lot of issues and a lot of problems which require research. अच्छा, आपने सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की बात की. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है जो रिसर्च के अंदर आती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली वो हमारा प्रॉब्लम जो रिसर्च की प्रॉब्लम है बेसिकली वो आइडेंटिफाई करती है पूरी कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है क्या, और रिसर्च किस चीज़ के ऊपर की जा रही है. जी. और ये हर रिसर्च पेपर के अंदर इसका पार्ट होना लाजमी है या इसके बगैर भी गुजारा नहीं, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो होगी हर रिसर्च की. ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर प्रॉब्लम आ गई है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो फिर रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं? अच्छा, वो क्वेश्चंस जो हमारी रिसर्च में
पूछे जाते हैं मज़ीद उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई फॉर example? एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस की बात अगर मैं करूं तो क्वालिटी एश्योरेंस का रोल पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, ये पाकिस्तान research की question टेक है। इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जी तो ये जितने भी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ये किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, या इसका कोई लिंक नहीं होता उसके साथ, किसी किसी भी प्रॉब्लम टॉपिक के ऊपर कुछ भी नहीं किसी कर सकते? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे होते हैं रिसर्च। ठीक है, एक चीज जिसके बारे में हमने आज के एपिसोड में डिस्कस करना था, इट इज एसएमईज। व्हाट आर एसएमईज? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं आइडिया हो इस ये चीज़ के बारे में? एसएमईज हम बोलते हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। ठीक है। सही है, जो स्टार्टअप्स हमारे होते हैं, जो स्टार्टअप्स जिनको 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, बेसिकली स्टार्टअप्स भी 10 लोग से 20 लोग बनते हैं, तो और- स्मॉल इंटरप्राइजेस से मीडियम इंटरप्राइजेस बनती हैं, तो इसको हम एसएमईज बोलते हैं। उनका स्केल जितना मुझे पता है वो लाइक एक 100 काउंट टोटल काउंट जिसमें हो, तकरीबन 100 से ज़्यादा लाइक मीडियम से ऊपर चले जाते हैं, मीडियम तक 100 होते हैं। और 100 एसएमई total। से एक चीज निकलती है जिसको कहा जाता है फिजिकल कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल। या। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है कि वो कंप्राइज करता है 2-3 चीज़ों का। सही है, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल और रिलेशनल कैपिटल। अब इसमें हम बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, बंदे की स्किल्स आती हैं, उसके जो भी गुड एरियाज हैं वो आ जाते हैं। सही है, इसमें ह्यूमन कैपिटल हो गया। इसमें स्ट्रक्चरल कैपिटल भी आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल कैपिटल की 3 टाइप्स हैं बेसिकली, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल और रिलेशनल Relational। कैपिटल। स्टेक होल्डर्स के साथ ताल्लुकात, बाहर Relational मार्केट इसको में जान बोलते हैं। पहचान, ये हमारे रिलेशनल कैपिटल हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल हमारा हो जाएगा कि हमारी स्किल्स, अपनी इनोवेशन। हमारे मुआशरे में हमारी गवर्नमेंट किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल क्या कैपिटल वजह है? क्योंकि वो टेंजिबल है। क्या डिफरेंस होता है टेंजिबल Tangible और है। देखें जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हो गई, एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरीज हो गई, हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, बहुत सारी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ये ना चीज़। हमें एक चीज दिख रही होती है ना, वो ये होती है कि बिल्डिंग्स कितनी बनी है, एसेट्स कितने बने हैं, ये सारी चीजें ना हमें दिख रही होती हैं। बास तौर पे हमारी जो ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ होती है, स्किल्स हो रही होती हैं, वो हमें दिख नहीं रही होती। तो ये फर्क होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। तो क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों फिजिकल कैपिटल पे ज्यादा? उनको वही के हिस्टोरिकल माइंडसेट है थोड़ा, और इस वजह से वो वही चीज़ें उनको ज़्यादा अटेंशन भी देते हैं जो उनको दिखती हैं। और- क्योंकि स्किल्स वगैरह ना ये काफ़ी बार अंदर एक बंदे के अंदर होती हैं, और इनको झांकने के लिए भी उस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है, फॉरवर्ड माइंडसेट और चाहिए होता है। बेसिकली फिजिकल एसेट्स और फिजिकल कैपिटल से बेसिकली हमें एक हमारी अर्जेंटली नीड सेटिस्फाई होती है। डोंट यू उससे थिंक कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा- की गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे ज्यादा फोकस करना शुरू करे तो हम ग्रोथ की तरफ ज्यादा बिल्कुल, जाएंगे? इसीलिए हमारे 95% ऑफ जो हमारी एसएमईज हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे उतना काम नहीं करती। वो देखें, जैसे ही स्टार्टअप होता है ना, आप स्टार्टअप करते ही आप ना वो चीज़ नहीं देखते कि हमने स्टार्टअप किया और अभी हमारे पास बिल्डिंग आ जाए, अभी हमारे पास एसेट्स आ जाए, जल्द से जल्द हर चीज़ आ जाए। आप स्टार्टअप में आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने जो लोग हैं उनकी स्किल्स और में ideas में invest करते हैं, अपने innovative आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपको आगे ले जाएंगी, बजाय कि आपके 2 एसेट जो जल्द से बन जाए या 2 बिल्डिंग जो जल्द से बन जाए। आपकी जो ये चीज़ें हैं, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें, ये आगे के 10 साल 20 साल आपको आगे ले जाएंगी। अच्छा, सिंस बोथ ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ टेक सेक्टर इन पाकिस्तान, आपके नज़रिए में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें होल्ड बैक कर रही है कि हम नहीं मीट कर पा रहे इंडियन स्टैंडर्ड्स को या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को, कि हम उन वैसे डेवलपर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या हम अभी तक मैनुअल टेस्टिंग में फंसे हुए हैं? इस चीज़ पे क्या रिसर्च हो रही है? क्या आपका ओपिनियन है? आई थिंक इस पे एक बड़ा फैक्टर है लेक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि जब भी हम एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स हम टेक कंपनीज में हायर हो रहे हैं, सही है, तो हमें लिमिट कर दिया जाता है। हम बेसिकली मैं एक क्वालिटी एश्योरेंस की एग्जांपल दूंगा। अगर किसी चीज़ का क्यूए करना है और उसे इम्प्रूव करने नहीं देते हमें,
लाइक हमें बोलते हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, पर ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होना डजेंट मैटर। तो यहाँ हम काम चलना चाहिए। जी, काम ये चलना चाहिए। हमारे यहाँ भी मैं डेवलपमेंट का एक एग्जांपल दूंगा कि ये बोलते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर से काम चलना चाहिए। 19-20 का तुम फर्क ना करो, तुम्हें अच्छा भी लगे ना करो, हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई है, जो चीज चल रही है चलने दो। जो स्ट्रक्चर फिर भले वो 10 साल पुराना, 20 साल पुराना चल रहा है, जो अभी अमेरिकन मार्केट में नहीं है, जो इंडियन मार्केट में नहीं है, जो वर्ल्ड वाइड भी मार्केट में अभी जा चुका है, वो भी चल रहा होगा इनके पास, क्योंकि इनके क्लाइंट के पास चल रहा है। इनकी नीड्स अभी के लिए फुलफिल हो रही हैं, ये फ्यूचर का सोचेंगे ही नहीं, अभी जो हो रहा है होने दो, चल रहा है तो चल रहा है। आपके हिसाब से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? किस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए हमारी रिसोर्सेज को, जिससे हम तरक्की की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे? बेसिकली हमें यही चीज़ है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो हमारी फैक्टर है वो बहुत क्रिटिकल है, उस पर ही हमें फोकस करना चाहिए। हमें लोगों को न्यू स्किल्स सिखानी चाहिए, और हमें रिलेशंस ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, सारी हमें मार्केट की जानकारी रखनी चाहिए। और इसमें कहीं पे एजुकेशन का कोई रोल? एजुकेशन का रोल प्ले बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब देखें विदाउट एजुकेशन देयर वुड बी नथिंग। इवन अगर डिग्री भी नहीं है ना, उसके साथ भी डिफरेंट वेज में एजुकेशन हो सकती है। आप कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इवन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आरंट डूइंग एनी मास्टर्स, बट उनके पास क्यूए की ऐसी सर्टिफिकेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऐसी सर्टिफिकेशन है। हाँ, जो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको देखा जाता है कि भाई इसके पास तो ये सर्टिफिकेशन है, उनके पास बहुत ज्यादा अपर हैंड होता है। और एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग। आपका जो मुल्क ट्रैक पे चलता है, आगे बढ़ता है, वो एजुकेशन के हिसाब से बढ़ता है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो मुल्क भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का हिस्सा है एजुकेशन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको स्ट्राइव देती है, मोटिवेशन देती है कि लाइक कुछ करना है, सही है। तो यही हम लेकर जाते हैं, क्योंकि उनमें इनोवेटिव माइंडसेट ही नहीं होता उनका। जब इंटेलेक्चुअल कैपिटल में हम बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इन्वेस्ट करो, दैट मींस के लोगों की स्किल्स में इन्वेस्ट करो। अब आप कैसे करेंगे? मैंने जैसे बोला स्टार्टअप्स उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। भाई सर्टिफिकेशन कराओ लोगों को, जो आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं उनको सर्टिफिकेशन कराओ, उनको चीजें सीखने को दो। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ये भी तो एजुकेशन है ना। एक सर्टिफिकेशन एक एजुकेशन है, और काफी कंपनीज कराती भी हैं, उनको फ्री अलायंस देती हैं और फ्री चीजें देती हैं, सर्टिफिकेशंस कराती हैं अपने एम्प्लॉयज को, ये बेनिफिट्स, क्योंकि उनको पता है कि जैसे एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे कंपनी भी ग्रो करेगी। ये माइंडसेट। बिल्कुल। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हमने बात की, रिसर्च में ऐसी और कौन कौन सी चीजें जो रिसर्च का हिस्सा होती हैं? जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक चीज, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्या होते हैं ये थोड़ा सा? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वो चीजें होती हैं व्हाट द रिसर्च इज एमिंग लाइक रिजॉल्व। सही है। तो वो हमारा डिफाइन करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के, इनका एम क्या है, क्या इन्हें अकॉम्प्लिश करना है उस रिसर्च को। जी, और स्कोप होता है, जैसे हमारे उसका स्कोप अभी है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज लेवल तक हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल क्या है। तो ये स्कोप हो गया, और लिमिटेशन भी हम देखेंगे कि लिमिटेशन इस हिसाब से हमारी क्या लिमिटेशन ये हो गई हमारी रिसर्च की कि लाइक इंटेलेक्चुअल कैपिटल को मेयर हम नहीं कर सकते, सही है, ठीक, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। तो यही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अच्छा, गवर्नमेंट की अगर बात ना करें, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एसएमईज हैं, क्या ये किसी तरह एनहेंस कर सकती हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल को? ये कर सकती हैं बहुत, बट इनका माइंडसेट जो एसएमईज के लोग होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनका माइंडसेट पे सारा डिपेंड करता है। एक बंदे का माइंडसेट है कि ही वांट्स एसेट्स, उसको जल्दी ग्रोथ चाहिए, एसेट्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, पैसा चाहिए। ही वोंट बी एबल टू एम फॉर दैट थिंग, शट डाउन हो जाएगा 2-3 साल में। बट एक बंदा जो देख रहा है कि जो लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं वो
उनको सिखा रहे हैं, उनको उनकी स्किल्स भी देख रहे हैं, उनकी स्किल्स में इजाफा भी करा रहे हैं, साथ साथ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपनी इनोवेशन है, वो भी ला रहे हैं। अच्छा, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो अपर मैनेजमेंट होती है उनके माइंडसेट्स इनोवेटिव होने चाहिए, तो वो नीचे ईज देंगे एक किस्म की कि दूसरे भी लाइक चेंज एक्सेप्ट कर सकें, तो फिर ही लाइक उन्हें एक स्पेस मिलेगा कि वो आउट ऑफ द बाउंड जाके कुछ सोचेंगे। क्या इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये नहीं है कि अगर मेरी एक छोटा सा मेरा स्टार्टअप है, अगर मैं अपनी किसी रिसोर्स पे पैसे लगाता हूँ सर्टिफिकेशन के लिए और वो सर्टिफिकेशन के बाद रिजाइन कर देती है, तो क्या ये मेरा लॉस नहीं है, या इस चीज़ को रोका जा सकता है किसी तरीके से? इस चीज़ को बिल्कुल रोका जा सकता है। पहली बात तो इस चीज़ को इवेड भी किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है। इवेड ऐसे किया जा सकता है, जब आप एक बंदे को हायर करते हैं ना, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसके सवालात और उसके जवाबात देख के समझ जाएं कि ये बंदा रुकने वाला है या नहीं है। ठीक है, समझ है पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आती है हाँ दूसरी चीज़ आती है लोग को रोकना कि वो जाए ना। सही है। कैसे? हाँ, कैसे हो सकता है वो ऐसे आप एक टर्म मेंशन कर रहे हैं, क्या टर्म है ये? रिटेंशन। कैसे एम्प्लॉय रिटेंशन ये ऐसे होती है कि अब आपका एक बंदा है, वो सर्टेन चीज की वजह से जा रहा है, उसको सर्टेन प्रॉब्लम है। सही है। वो आया था, उसने सोचा कि यार मैं यहाँ 2-3 साल सीखूंगा, हर चीज करूंगा, पर उसको ऐसी सर्टेन प्रॉब्लम पहले ही 2 महीनों में फेस हो गई कि वो उसने बोला यार नहीं, क्या मैं यहाँ क्या हूँ। अब सर्टेन प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ। सपोज वो बंदा कोई काफी दूर रहता हो, उसको प्रॉब्लम हो कम्यूट करने की। ही वांट्स इधर कम्यूट हो या हाइब्रिड सेटअप हो जहाँ सारी दुनिया मूव कर रही है, ये सारी चीजें। तो उस पे अगर उसको नहीं दिया जा रहा तो इट्स हिज राइट। अगर वो लीव कर रहा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का इशू है कि वो उसको ना कम्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। सारी दुनिया फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है, लोगों को बोल रही है घर से काम करें आप। अगर आपने एक टर्म मेंशन किया हाइब्रिड का, जी, आपने जितनी भी रिसर्च की है अभी तक, आपके हिसाब से ये हाइब्रिड क्या चीज़ है और क्यों कंपनीज को हाइब्रिड मॉड्यूल की तरफ जाना? आई वुड से कि मैंने कंप्लीट रिमोट में भी काम किया हुआ है, हाइब्रिड में भी काम किया और कंप्लीट फिजिकल ऑफिस में भी काम किया हुआ है। देखें, बात यह है कि ऑफिस में आना एक हेडेक तो नहीं, बट डेली कम्यूट करना टाइम जाता है। और हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस हिसाब से रह रहे हैं, अगर छोटा शहर होता तो फिर भी ठीक है। हम ट्रैफिक होती है, घंटा बंदा फंस जाता है, मतलब दिन के 2-3 घंटे ऐसे कम्यूट में चले जाते हैं। हाइब्रिड में ये भी है कि हमारा थोड़ा लाइक माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि लाइक हमें जब कम्युनिकेशन करनी होती है ऑन साइट तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, स्केड्यूल्ड मीटिंग्स होती है, तो सिर्फ उसके लिए बंदा जाए ऑफिस, तो दैट मेक्स सेंस। सही है। बाकी अगर सिर्फ एक डेस्क जॉब करनी है तो वो तो बंदा घर से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बंदे को फ्रेश भी रखेगी। जी, आई वुड सजेस्ट कि मैं तो प्रेफर करता हूँ कि हाइब्रिड हो, क्योंकि एक हिसाब से ऑफिस वालों से इंटरेक्शन होती है। जब भी इश्यूज आते हैं, बंदा ऑफिस चला जाए, टीम से मीटअप करे, प्रोजेक्ट की रिलीज है, क्या है बेटर, प्रोजेक्ट की रिलीज है, उस टाइम पे जो भी है कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छी होगी, सब अच्छा होगा, रिलीज हो जाएगी। जब प्रेशर वाला टाइम, और जब थोड़ा रिलैक्सेशन वाला टाइम हो, बंदा अपने घर से काम करे, सही से हो जाता है सब कुछ। अच्छा, कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें रिसर्च के हवाले से? कोई ऐसा स्टूडेंट जो मास्टर्स ज्वाइन करने वाला है या किसी ऐसी फील्ड में काम करता है जहाँ पे रिसर्च का बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो, क्या ऐसी चीज़ें जो आपने फेस की है और आप चाहते हैं कि उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है और जूनियर्स को नहीं पता, आपके एक्सपीरियंस में हो? आई वुड से कि रिसर्च तो हर चीज़ में होती है, बट यह है कि स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से जिसमें आप एक्सेल करते हैं उस हिसाब से आप रिसर्च करें। क्योंकि राइट नाउ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, आप जॉब के लिए, जॉब वाइज भी मैं बात कर लूँ कि अप्लाई भी करते हैं और उनको जो है सर्टेन चीज़ों पे रखते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, जो बहुत साल पुरानी होती है। मैं कहता हूँ कि रिसर्च करें और न्यूअर चीज़ों पे काम करें। रिसर्च करें, न्यूअर चीज़ों पे काम करें और उन चीज़ों पे काम करें जो चीज़ें पॉसिबली
वो नहीं हुई हो, अभी तक उनकी सॉल्यूशंस ना आई हो, इससे इनोवेशन क्रिएट होती है। इससे वो लाइक अपने मार्केट से लाइक अलाइन भी होके चलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी और हर इंडस्ट्री आजकल काफ़ी फास्ट हो गई है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, अपग्रेड होते रहते हैं, तो उन्हें कोप अप तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एज अ मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की रिसर्च करने की? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें रिसर्च की ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई स्क्रैच से चीज़ आ रही है, सही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें MFA इम्प्लीमेंट करता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी लॉगिन पेज पे, सही है, तो हमें उसका स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पता होना ज़रूरी है कि अगर बंदा आया 3 बार गलत पासवर्ड उसने एंटर किया, MFA गलत डाला, MFA का कोड OTP जो होता है वो 3 दफ़ा गलत है, तो कितनी देर के लिए वो बंद होना चाहिए। और लाइक एक गलत कोड आ गया, आपने रीसेंड दबाया तो सेम कोड आ जाए या सेम कोड आना चाहिए या नहीं, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि ड्रॉप डाउन कहाँ सूटेबल है, कहाँ सूटेबल नहीं है, कहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस सूटेबल हैं, कहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस। और अगर यही आप ऑटोमेशन के इंजीनियर होते हैं तो फिर आपको लगता है कि रिसर्च से आपको लिंक करनी पड़ती है, या तब आप फिर बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं? भले आप ऑटोमेशन टेस्टर हैं, मैनुअल की हो तो आप करेंगे, मैनुअल टेस्टिंग तो आप करेंगे, क्यों? इस चीज़ क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग से ही ऑटोमेशन निकली है, हम उन्हीं प्रोसेस मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो उनकी मतलब नॉलेज होना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सेम रिसर्च दोनों में की जाएगी। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि सो फार इन योर करियर आपने बहुत चीज़ों पे रिसर्च की होगी, सबसे इंटरेस्टिंग या कोई ऐसी रिसर्च जो आपने की हो जो आपको आज तक याद है और इंटरेस्टिंग लगी थी आपको, कि आप कभी भी सारी ज़िंदगी उस रिसर्च को नहीं भूलें? तो मैं पहले जॉब करता था कोर डेटा, एक टेक कंपनी है, वहाँ पावर एप्स पे काम होता था, तो पावर एप्स का QA काफ़ी मेरे लिए नया था, क्योंकि टेक स्टैक काफ़ी कॉमन नहीं है वो, तो उस चीज़ पे मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, लाइक यू कांट कस्टमाइज the buttons and the window that opens in front of you ना, तो वो बड़ी मज़े की रिसर्च थी। From my side, I was working in WinCop when that happened. मुझे याद है मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट आया था, GraphQL और AWS रिलेटेड चीज़ें मुझे इंटीग्रेट करनी थी, तो उन पे R&D करनी थी पहले। तो उस टाइम आप जब प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, सबसे मज़े की बात है, आप जब प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और उस R&D जो आप कर रहे होते हैं ना, आप इस इंटरेस्ट से भी कर रहे होते हैं, पर आप फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत होते हैं, बट वही R&D है, वही रिसर्च है ना, आपको आगे जाके याद आती है कि यार क्या इंटरेस्टिंग काम था। उस टाइम पे कभी भी नहीं लगता कि वो इंटरेस्टिंग है, इट्स अ फैक्ट, कि क्योंकि मैं खुद स्टक रहा हूँ 2-3 दिन वो चीज़ रिजॉल्व करने में, और मेरा ये होता है कि भाई प्रॉब्लम है तो मुझे रिजॉल्व करनी है और उस पर रिसर्च करनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। यही है, हम कंप्यूटर साइंस से यही सीखा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, और यही 3 दिन फ्रस्ट्रेटेड रहे, 4 दिन रहे, सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद जब आगे लाइफ बढ़ी, सोचे यार क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मतलब दिमाग घुमा दिया, वह मज़ा बहुत आया। अच्छा, जब से ChatGPT आया है, डू यू थिंक रिसर्च आसान हो गई है? जी बिल्कुल, पर आई वुड से कि वो एक AI का टूल है, जो भी इस्तेमाल जिसको करना आता है उसके लिए रिसर्च आसान हुई है, नहीं तो नहीं। बट आई वुड से मैंने बहुत, क्योंकि मैं डेवलपमेंट में हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ChatGPT यूज़ किया है। ChatGPT सॉल्यूशंस दे देता है, कोडिंग रिलेटेड हो, मल्टीपल चीज़ें रिलेटेड हो, अच्छे सॉल्यूशंस दे देता है, बट वो आपको डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं बता सकता। ये हमेशा बंदे को याद रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जिस बंदे को पढ़ना आती है, रिसर्च करना जिसको आती है ना, वो स्टिल बीट करेगा ChatGPT। डॉक्यूमेंटेशन के APIs की जो होती हैं, APIs की डॉक्यूमेंटेशन, जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन, एक एक चीज़ उनकी रीड करना, आइडेंटिफाई करना, उन पे रिसर्च करना। एक बंदे को वो चीज़ आ गई ना, रिसर्च करना आ गई ना इन चीज़ों पे, तो ChatGPT स्टिल उनसे कंपेयर नहीं होता। और ChatGPT करने के लिए भी तो यू हैव टू प्ले स्मार्ट, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट जो आपको चीज़ चाहिए वो पता होनी लाजमी है।
अच्छा, आपने क्योंकि चैट जीपीटी से पहले भी रिसर्च की होगी, जी। तो आपकी क्या एडवाइस है अब के नए जो डेवलपर्स आ रहे हैं जो चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए यूज़ करते हैं, उनको रिसर्च सीखनी किस तरह चाहिए? आई वुड से कि पहले डॉक्यूमेंटेशन देखें, सही है, भाग के चैट जीपीटी ना यूज करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन देखें, क्योंकि कभी कभार ना चैट जीपीटी घुमा देता है, गलत जवाब दे गलत जवाब भी दे देगा, घुमा भी देगा। आपको सवाल करने के लिए भी ना चीजें पता होनी चाहिए। हाँ। चीजें पता कैसे चलेंगी, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हाँ। होगी तो आप हाँ, जो सॉल्यूशन चैट जीपीटी देगा वो भी आप कैसे हाँ, समझेंगे, इन दी एंड तो जाके समझेंगे ना आप। तो आप पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, सारी रिसर्च करें, क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, उन्हें डिफाइन करें, हर चीज समझें, उसके बाद जाके चैट जीपीटी से वो करें। पहले खुद इम्प्लीमेंटेशन करें, डॉक्यूमेंटेशन को देख के खुद इम्प्लीमेंटेशन करें, आप थोड़ा बहुत दिमाग में समझेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद जहां आप फंसते हैं फिर चैट जीपीटी। अच्छा, अब जैसे मैं एपीआई के बारे में नहीं जानता, फॉर एग्जाम्पल जी, अगर मुझे कोई एपीआई का डॉक्यूमेंट आप देते हैं और मैं जी। चैट जीपीटी पे डालता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर रिसर्च करो या मुझे बताओ इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डू यू थिंक कि मुझे आंसर मिलेगा या शुड आई गो थ्रू इट फर्स्ट बाय माय ओन रिसर्च एंड माय ओन विलिंगनेस? आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट एंड क्योंकि ChatGPT आंसर तो वो सही ही देगा, आंसर सही देगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस चैट जीपीटी ना छोटी छोटी चीजें मिस कर जाता है, अच्छा, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। क्योंकि कहीं कभार जो आप सिनेरियो बोल रहे हैं वो सिनेरियो मेरे साथ हो चुका है कि मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया, भाई ये चीजें मुझे सिंप्लीफाई करके बता तो दी उन्होंने, बट वो इतनी सारी चीजें जो मिस कर गया ना, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट में थी, वो कहाँ जाएंगी। और आपको जो कॉन्टेक्स्ट तो देना लाजमी होगा आपको। आप डॉक्यूमेंट ऐसे ही उसे दे देंगे और बोलेंगे यार इस पे रिसर्च कर दो, तो नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्ट देना होगा कि इसके साथ करना क्या है, तो ही काम होगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वुड लाइक टू ऐड टू टुडेस टॉपिक ऑफ? I would say research research is something which should not be neglected. काफ़ी लोगों को मैंने देखा है रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो आई वुड से कि इसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, रिसर्च तो मैंडेटरी है, नेसेसरी है। रिसर्च के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते आप। Thank you so much, Junaid and Danial. And guys, let's wrap up today's episode on this note. And inshallah, we'll be back with another episode.